हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। जैसे कि हम सबको पता है मेंस 2023 जो है हो चुका है एंड वेरी इंपॉर्टेंटली ऑप्शनल के पेपर्स जो हैं हैव कम टू एन एंड। अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए ये समझना कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, इन्हें कहाँ कहाँ से हमें करना चाहिए एंड किस तरीके से अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाना चाहिए। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमारा फोकस क्या है? मैक्सिमाइज करना अपने मार्क्स को, ताकि हम मेंस का ये जो पड़ाव है उसे पार कर सकें। अब आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही एक डीप एनालिसिस आपके सामने रखने वाले हैं। आई होप आप लोगों ने हमारे फर्स्ट रिव्यू इन शॉर्ट्स देख लिए होंगे। अगर बाय चांस नहीं भी देखे हैं, आई विल रिपीट certain things that are to be pointed out with respect to the political science and international relations optional का पेपर जो कि इस बार हुआ। अब आज की वीडियो में सबसे पहले हम देख रहे हैं पेपर 1 को एंड स्पेसिफिकली सेक्शन ए को। राइट, सेक्शन ए जो कि डील करता है आपके पॉलिटिकल थॉट के पार्ट के साथ। राइट, तो पॉलिटिकल थॉट में हमारे दो पार्ट्स, वेस्टर्न एंड इंडियन, प्लस हमारे पॉलिटिकल थ्योरी के सेगमेंट के साथ भी। ना वेरी इंपॉर्टेंटली ये जो सेक्शन ए है ये पॉसिबली सबसे थियोरेटिकल, सबसे डेंस पार्ट होता है पेपर का एंड मोर ऑफन देन नॉट अ लॉट ऑफ टाइम्स स्टूडेंट्स को इसके साथ थोड़ी सी डिफिकल्टी महसूस होती है। राइट, एंड टाइम एंड अगेन कई बार यूपीएससी ने इस सेक्शन के अंदर कुछ ट्विस्टेड या फिर सिलेबस से भी हटके कई बार क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। अब अगर हम बात करते हैं 2023 के पेपर 1 सेक्शन ए की, तो किस तरह के क्वेश्चंस आए? यहां पे डिस्कशन के लिए मैंने क्या किया है, मैंने क्वेश्चंस को डिवाइड कर लिया है 3 तरह की कैटेगरीज में, और ये 3 तरह की कैटेगरीज ऑल्सो डिफिकल्टी लेवल जो है उसे भी समझने में हेल्प करती है। सबसे पहले आर व्हाट वी कॉल इज द स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस। ये स्पेशली मैंने आपको शॉर्ट में भी बताया था, जो कंपल्सरी क्वेश्चन था दैट इज क्वेश्चन 1 जिसमें 10 मार्कर्स होते हैं, वहां पे इस बार रिलेटिवली मेरा मानना है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आए। मतलब डायरेक्टली अगर हम सिलेबस को देखें तो सिलेबस के अंदर डायरेक्टली हम जो टॉपिक्स कवर कर रहे हैं उनसे ही उठाए गए कुछ स्टेटमेंट्स या क्वेश्चंस जो है यहाँ पे पूछे गए हैं। Now, while at the outset this might for a number of students feels कि अच्छा मतलब क्या हमारी जिंदगी आसान हो गई? नहीं, you always have to remember that UPSC क्यों इतना डिफिकल्ट पेपर है। रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि अगर पेपर में बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आ जाए या फिर रिलेटिवली कई जगहों पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आ जाएं, आपने अपने कंपटीशन को हमेशा नजर में लेके चलना है। तो अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आए हैं यहाँ पे 10 मार्कर्स में, मतलब अब आपने ऐसे आंसर्स लिखने हैं जो कि रन ऑफ द मिल नहीं हो सकते। आपने इसमें कुछ ऐसे जार्गन या फिर कुछ ऐसे फ्रेजेस या फिर कुछ कीवर्ड्स या फिर कुछ एग्जाम्पल्स या फिर कुछ स्कॉलर्स की ओपिनियन डालनी है विच विल मेक योर आंसर्स look even more expertise oriented, even more specialized and stand apart from the rest of the students जो भी इन questions को अच्छे से attempt कर रहे होंगे to secure better marks। ठीक है, तो ये है हमारे जो हमने बोला straight forward questions। Then there are questions which are interlinkages based या फिर derivative है of certain other subtopics which are a part of the syllabus। राइट, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बात करूंगी अफर्मेटिव एक्शन के ऊपर जो क्वेश्चन आया। राइट, अफर्मेटिव एक्शन पे कि देखिए इसकी नीड को लेके वाहवाही तो होती है, बट साथ ही साथ पे कई बार बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म भी आता है। नाउ पॉल साइंस पढ़ाते वक्त यही चीज जो है मैं टाइम एंड अगेन भी एम्फसाइज करती हूँ दैट इवन दो हम अपना पेपर जो है उसको डिवाइड कर देते हैं, हम पेपर 1 में, पेपर 2 में, सेक्शन ए एंड बी में भी। राइट, ये जो डिवीजन है ये वाटर टाइट नहीं है। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी कोई ऐसा टॉपिक जो किसी सेक्शन बी से जुड़ा है उसको तोड़ मरोड़ के सेक्शन ए में नहीं पूछ सकता और वाइस वर्सा। इस चीज का आपने हमेशा ख्याल रखना है एंड दैट इज वाई feel free to pick and choose the material that you've read in one segment of the paper to be utilized in another segment अगर उससे जुड़ा क्वेश्चन जो है आ गया है।
तो यहाँ पे जब हम अफर्मेटिव एक्शन की बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो क्योंकि सेक्शन ए में है, मतलब हमें थ्योरेटिकल एलिमेंट्स ढूंढने पड़ेंगे। तो थ्योरेटिकल एलिमेंट्स में हम जानते हैं कि अफर्मेटिव जुड़ सकता है टू द आइडियाज ऑफ इक्वालिटी, जस्टिस एंड इवन लिबर्टी बाय प्रोवाइडिंग एन इक्वलाइजिंग पाथ to erstwhile marginalized sections of population. We are increasing their genuine substantive liberty to ensure substantive justice also to them. More than this, हमने सेक्शन बी में अफर्मेटिव एक्शन से जुड़े बहुत सारे ऐसे इश्यूज भी किए हैं, क्राइटेरिया को लेके, बैकवर्डनेस के इशू को लेके, पॉलिटिसाइजेशन एंड डिवाइसिव पॉलिसीज को लेके। यही सारी चीजें आपने क्रिटिसिज्म के अंदर भी यूज करनी थी, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो कि थोड़े और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं आर व्हाट वी कॉल इज analytical questions. These questions may seem linked to a subtopic, but यहाँ पे हमें इन इशू को deconstruct करके समझना है, contemporary examples के साथ substantiate करना है, and बाकी sections के साथ भी interlinkages draw करनी है। I would give the example of the question on democracy, कि किस तरह से success of democracy को अगर हमने ensure करना है तो state power को limit करने की जरूरत है। तो यहां पे नॉट जस्ट थ्योरेटिकल एलिमेंट्स ऑफ प्रोसीजरल वर्सेस सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, बट किस तरह से एलिमेंट्स, कॉन्सेप्ट्स लाइक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को आप यहां पे यूज कर सकते हैं, ये भी आपने नॉवेल्टी दिखानी है। ऐसे कीवर्ड्स भी आपने ड्रॉप करने हैं, स्पेशली व्हाइल डीलिंग विद सच क्वेश्चंस, ठीक है। तो आई होप अब आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आए हैं इस बार के पेपर में। अब very quickly we will be running through all the questions of section A. मैं आपको briefly इनका एक जो स्ट्रक्चर होना चाहिए था, जो मेन चीजें टैकल आपने करनी है वो बताऊंगी, किस किस तरह से आपने इसको कवर करना था वो भी बताऊंगी। एंड एक और चीज वेरी इंपॉर्टेंटली, राइट, बहुत सारे बच्चे लास्ट मोमेंट तक वेट कर रहे होते हैं, मेंस हो जाए उसके बाद तैयारी करने की सोच रहे होते हैं, या फिर मेंस लिख दिए होते हैं और अब उन्हें रियलाइज हो रहा होता है कि शायद हमारी तैयारी उतनी बेहतर नहीं थी, राइट, मे बी वी वर मिसिंग ऑन सर्टेन पॉइंट्स, राइट। तो उनका एक ये भी क्वेश्चन होता है, क्या आप लोग हमारी यहाँ पे हेल्प कर सकते हैं? तो इस पूरी वीडियो में आई विल नॉट जस्ट गिव यू स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर्स, बट आई विल ऑल्सो शो यू किस हद तक हमने इन क्वेश्चंस के जो टॉपिक्स हैं, इश्यूज हैं, उनको अपने लेक्चर्स में कवर किया था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स द फर्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे कि मैंने बताया आपको, क्वेश्चन 1 के पांचों जो सब पार्ट थे वो रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। पहला क्वेश्चन जो कि आया था वाज विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मेटिव अप्रोच इन पॉलिटिकल साइंस। अब जब हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग करते हैं, जब हम बिगिनर्स भी होता है, अगर और कुछ नहीं, अगर आपने ओपी गौबा भी पढ़ी है, ओपी गौबा के अंदर भी आपने किए होंगे अप्रोचेस टू पॉलिटिकल साइंस, और इन्हीं अप्रोचेस के अंदर हम मेन अप्रोचेस देखते हैं जिनको हम डिवाइड कर देते हैं ट्रेडिशनल या मॉडर्न में, या फिर एक और डिवीजन जिसकी हम बात करते हैं इज नॉर्मेटिव एंड एम्पिरिकल। मेनली जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस हैं, चाहे वो फिलोसफिकल अप्रोच हो, हिस्टोरिकल अप्रोच हो, इनको लिंक किया जाता है नॉर्मेटिव अप्रोच के साथ। और नॉर्मेटिव क्यों है? क्योंकि इसका फोकस किस पे है? आइडियल पे, व्हाट ऑट टू बी, किस तरह का चल रहा है सिर्फ उस पे नहीं, बट अभी के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हमने कैसे हटा के किन वैल्यूज की तरफ जाना है ताकि हम एक आइडियल सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स, इंस्टीट्यूशन, सोसाइटी, देश जो है उसे बना सके। एंड इसी डायरेक्शन में जाने के लिए ऑब्वियसली ये अप्रोच किस पे फोकस करेगी? कुछ नॉर्म्स पे, कुछ वैल्यूज पे। एंड क्या मानती है कि देखिए ये जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज है ये यूनिवर्सली वैलिड है। किसी भी कोने ऑफ द वर्ल्ड में अगर आपने एक अच्छी सोसाइटी, एक अच्छा देश, एक अच्छा पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है सेटअप करना है, आपने इन वैल्यूज, इन नॉर्म्स को इंस्टिल करना है, ठीक है। तो ये क्या थी? ये नॉर्मेटिव अप्रोच है। तो बहुत सारी जो फिलोसफिकल अप्रोचेस हैं, फिलोसफिकल जो हमारे स्कॉलर्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी एंशिएंट स्कॉलर्स ऑल्सो, चाहे ये प्लेटो हो, चाहे ये एरिस्टोटल हो, या फिर अगर हम मॉडर्न फिलोसफर्स को भी देख ले, पीपल लाइक लियो स्ट्राउस को हम देख ले, ये सब इस नॉर्मेटिव एस्पेक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं,
ठीक है। अब इसी पार्ट में ऑब्वियसली आपने अदर साइड भी दिखानी थी, जो क्रिटिसिज्म आया था पर्टिकुलरली जो मॉडर्न एंड एम्पिरिकल अप्रोचेस थी उनसे, कि किस तरह से स्कॉलर्स लाइक ईस्टर्न ने बोला कि देखिए ये जो ओवरवेलमिंग इंपॉर्टेंस ऑफ नॉर्म्स है, राइट, इसके कारण डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी आ रहा है। तो इस पूरी मॉरल रिलेटिविज्म एंड सब्जेक्टिविटी से हटके हमें एम्पिरिसिज्म की राह के ऊपर जो है चल जाना चाहिए। एंड इवेंचुअली किस तरह से पोस्ट बिहेवियरलिज्म आपको एक मिडिल पाथ की तरफ लेके जाएगा, जहां पे वो बोलेंगे कि देखिए एम्पिरिकल रिसर्च एंड टेक्निक जरूरी है बट सब्सटेंस को हमने नहीं भूलना है। ये नॉर्म्स एंड वैल्यूज एंड सब्जेक्टिविटी ऑनगोइंग जो सोशल प्रॉब्लम्स है, जो क्राइसिस है, उसका हमें सोल्यूशन रीच करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, राइट। आई वुड सजेस्ट दैट दिस इज वन ऑफ द प्राइमरी स्टार्टिंग पॉइंट जब हम पॉलिटिकल थ्योरी की बात करते हैं। तो अगर आपने लेक्चर्स में तो हमने कराना ही है, बिकॉज ये एक इतना बेसिक आइडिया है जिसको इंश्योर करना जरूरी है। तो इन डिटेल अगर आपको ये स्क्रीनशॉट्स दिख रहे हैं हमारे लेक्चर के, हमने इन डिटेल इसको कवर कराया हुआ था कि नॉर्मेटिव अप्रोच क्या है। नॉर्मेटिव अप्रोच है जो लार्जली वैल्यूज के ऊपर बात करती है, क्या क्या उसके फोकस एरियाज होते हैं। एंड देन वेरी इंपॉर्टेंटली अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉब्लम क्या है इस नॉर्मेटिव अप्रोच के साथ, वो भी हमने यहाँ पे आपको कराई हुई थी, ताकि पूरा एक आप कॉम्प्रिहेंसिव आंसर जो है उसे लिख पाए। अगर आप अपने आप से भी तैयारी कर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट जो बेसिक बुक्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी है, पर्टिकुलरली गॉबा, राइट, देयर आर अदर बुक्स ऑल्सो, हेवुड में भी ये मिल जाएगा, राजीव भार्गव में भी ये मिल जाएगा, बट आई वुड सजेस्ट कि आप अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखें। तो अगर आपने गॉबा भी पढ़ी होगी उसमें भी ये जो है एक्सटेंसिवली कवर किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अप टूवर्ड्स अनदर सेगमेंट विच इज कॉल्ड द मल्टीकल्चरल पर्सपेक्टिव ऑफ राइट्स। मैंने बहुत बार स्टूडेंट्स को बोला है मल्टीकल्चरलिज्म एक बहुत ही हॉट टॉपिक है, पर्टिकुलरली एज वी आर सीइंग इंक्रीजिंग कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स, डिबेट्स, नॉट जस्ट इन ईस्टर्न बट इवन वेस्टर्न सोसाइटीज। मल्टीकल्चरलिज्म का आइडिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है एंड बहुत बार बुक्स एज वेल एज टीचर्स जो हैं इस टॉपिक को मिस कर देती हैं। इनफैक्ट ओपी गौबा के अंदर भी जो है ये टॉपिक मुझे लगता है मिसिंग है, उतनी ढंग से जो है इसे नहीं कराया गया। इग्नू के अंदर जो है एक अच्छा राइट अप है जो उनका पॉलिटिकल थ्योरी का सेगमेंट है, हमारी वेबसाइट पे आपको इग्नू के जो है सारे डाउनलोड्स मिल सकते हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। वहां पे मल्टीकल्चरलिज्म जो है अच्छे से कवर कराया गया है। बेसिकली जो मल्टीकल्चरल पर्सपेक्टिव ऑफ राइट्स है, अब इसको आपने शुरुआत कैसे करनी है, पहले तो आपको डीकंस्ट्रक्ट कर देना चाहिए इंट्रोडक्शन में ही कि राइट्स क्या होते हैं, राइट्स का आइडिया क्या होता है, उसे आप ब्रेक डाउन कीजिए। हमें पता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइट्स भी हैं, वेव्स ऑफ राइट्स भी हैं, और इन्हीं में से एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट आ गया है इन द फॉर्म ऑफ सोशियो कल्चरल राइट्स। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली ये मल्टीकल्चरलिज्म क्या होता है, यहां पे अगेन जरूरी है ये याद रखना कि देखिए मल्टीकल्चरलिज्म का आइडिया क्या है कि राइट्स जो है सिर्फ यूनिवर्सल सिटीजनशिप से नहीं जुड़े हैं, बट जैसे जैसे वी आर ग्रोइंग इवन मोर कॉन्शियस ऑफ कल्चरल एंड ग्रुप डिफरेंशिएशंस, ये ग्रुप बेस्ड राइट्स भी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब इसमें भी मल्टीकल्चरलिज्म को डिवाइड किया जाता है। जो स्ट्रॉन्ग मल्टीकल्चरलिज्म है वो इंटर ग्रुप राइट्स के ऊपर फोकस करता है, वीक मल्टीकल्चरलिज्म इंट्रा ग्रुप राइट्स जो है उनके ऊपर फोकस करता है। मल्टीकल्चरल पर्सपेक्टिव ऑफ राइट्स में अब जरूरी है आप ऑल्सो स्कॉलर्स की जो थ्योरीज हैं ऑन वेरियस राइट्स उसको आगे रखें। यहाँ पे दो एक्चुअली 3 स्कॉलर्स हैं, बट इनमें से अगर आपने 2 की भी थ्योरीज को अगर अच्छे से यहाँ पे मेंशन कर दिया है, आइरिस मैरियन यंग जो कि कहती है ग्रुप डिफरेंशिएटेड राइट्स की बात करती है, मूव अवे फ्रॉम यूनिवर्सल सिटीजनशिप टू डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप की बात करती है, उनकी थ्योरी। एंड सेकंड एंड वेरी इंपॉर्टेंटली विल किमलिका जो कि ग्रुप डिफरेंशिएटेड राइट्स की बात करते हैं। 3 तरह के राइट्स यहाँ पे आगे रखते हैं। सेल्फ गवर्नमेंट राइट्स, तो अगर कुछ जो एरियाज हैं, राइट, फॉर एग्जाम्पल केबेक कनाडा में, इनके पास सेल्फ गवर्नमेंट राइट्स हैं टू प्रिजर्व देयर कल्चरल डिफरेंस। पॉलीएथनिक राइट्स हो गए, पॉलीएथनिक राइट्स जैसे कि डिफरेंट कम्युनिटीज को अपनी लैंग्वेज को, अपने कल्चर को सेलिब्रेट करने के लिए दिए जाते हैं। इंडिया में भी ये दिए गए हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स के तहत। एंड साथ ही में स्पेशल रिप्रेजेंटेशन राइट्स, राइट। सो फॉर एग्जांपल इंडिया की हम बात कर सकते हैं लेजिस्लेटिव बॉडीज में जो रिजर्वेशन है फॉर सर्टेन ग्रुप्स, राइट, पहले एससीज की, एसटीज, अब इवन विमेन के लिए, तो ये क्या है, स्पेशल रिप्रेजेंटेशन राइट्स हो गए, राइट। तो अब यहाँ पे इन कंक्लूजन हम ये रिमार्क कर सकते हैं कि ये जो मल्टीकल्चरल राइट्स है बहुत जरूरी भी है, बट ये मल्टीकल्चरल राइट्स के अंदर भी डिबेट्स आ जाती हैं, है ना, कि अब से फॉर एग्जांपल रिलीजियस राइट्स हमने दे दिए, राइट, तो अब इंडिया के अंदर से फॉर एग्जांपल यू कैन पॉइंट टू द डिबेट ऑफ से
religious rights, group rights versus say the rights of Muslim women. Sometime they can run counter to one another, not just Muslim women, say this has been happening within Hindu women also, सबरीमाला को लेके पारसी women also. तो यहाँ पे क्या हमें कुछ मीडिएशन की जरूरत पड़ती है, जहाँ पे हम कहते हैं मल्टीकल्चरल राइट्स तो जरूरी है, बट एक फाउंडेशनल एलिमेंट ऑफ सर्टेन राइट्स भी होना चाहिए टॉलरेंस के बेसिस पे, इक्वालिटी के बेसिस पे, जस्टिस के बेसिस पे, ताकि इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बना के रखा जा सके, जैसे कि इंडिया में कोशिश किया जा रहा है विद द कमिंग अप ऑफ वेरियस डॉक्ट्रिन्स, राइट, चाहे वो बेसिक स्ट्रक्चर का आइडिया हो, चाहे ये इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस का आइडिया हो, इन सब के थ्रू ये बैलेंस मेंटेन किया जा रहा है. अनदर थिंग, हमने बहुत एक्सटेंसिवली इसको कवर कराया था, किस किस तरह के जो है मल्टीकल्चरलिज्म है, यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह के राइट्स है उनको कवर कराया गया है. किमलिका की, आइरिस मैरियन यंग की थ्योरीज को कवर कराया गया है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म एंड सेंसिटिव राइट्स जो उनको कवर कराया गया है, एंड किस तरह की प्री कंडीशंस होनी चाहिए फॉर द थ्राइविंग ऑफ मल्टीकल्चरल राइट्स, उस तक के ऊपर फोकस किया गया था. Moving on to, I feel, the most straightforward of the question, which was state of nature as state of war. हॉब्स की जो है ये स्टेटमेंट है ना, वेरी इंपॉर्टेंटली यहाँ पे भी आपने इसके ऊपर बहुत ही उम्दा काम करना है, राइट, दैट हाउ डू यू इंश्योर दैट दिस इंटायर थिंग इज डन एक्सट्रीमली थरली, ठीक है, बहुत थरली किया जाए, एंड साथ ही साथ में इस स्टेटमेंट का जो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है वो भी सामने निकल के आ जाए, ठीक है, उसके ऊपर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना. स्टेट ऑफ नेचर हमें जैसे कि पता है, जो कॉन्ट्रैक्चुअल स्कॉलर्स हैं, राइट, योर कॉन्ट्रैक्चुअल स्कॉलर्स, दे हैव टॉक्ड अबाउट दिस. नाउ विद इन द कॉन्ट्रैक्चुअल स्कॉलर्स, हॉब्स ने बात की है कि देखिए जो ये स्टेट ऑफ नेचर है ये काफी ज्यादा अनार्किक है, राइट, ये स्टेट ऑफ वॉर है, राइट, ये हमें स्टेटमेंट में बता दिया. अब आपने यहाँ पे सबसे पहले इल्यूसिडेट क्या करना है, इसके रीजंस क्या है. बहुत सारे बच्चे इसका सिर्फ एक ही रीजन दे देंगे, विच इज द इंडिविजुअल बेस्ड रीजन, राइट, इंडिविजुअल बेस्ड रीजन, जो कि इज बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल ईगोइज्म विच इज अ पार्ट ऑफ हॉब्सियन फिलॉसफी, राइट. इसी की बात कर देंगे कि देखिए जो ह्यूमन नेचर हॉब्स ने आगे रखी है वो बहुत ही नेगेटिव है, बहुत ही पेसिमिस्टिक है, इसीलिए स्टेट ऑफ नेचर स्टेट ऑफ वॉर है. नहीं, यू हैव टू गो बियॉन्ड दिस ऑल्सो. इनफैक्ट 3 रीजंस है फॉर द सेम. साइकोलॉजिकल ईगोइज्म तो हो ही गया, स्ट्रक्चरल रीजंस भी हैं, द रीजंस फॉर कॉम्पिटिशन, द रीजन, इसको हम सर्कमस्टेंशियल इनफैक्ट बोलते हैं, सर्कमस्टेंशियल रीजंस के जो रिसोर्सेज है जिनके ऊपर कंपटीशन हो वो फ्यू है, बट जो लोग हैं बहुत एम्बिशियस है, पावर सीकिंग है. वही स्ट्रक्चरल कंडीशंस भी है. स्ट्रक्चरल कंडीशंस क्या है कि कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं है कि इफ सच कॉन्फ्लिक्ट्स ब्रेक आउट, who is resolving them, right? So you have 3 reasons then: psychological reasons, circumstantial reasons and structural reasons. और आपने इन तीनों को पॉइंट आउट करना है. Then Hobbes किस तरह से इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करते हैं? How do you get out of the state of nature? Via social contract, via the formulation of Leviathan, and आप इसका एक थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी ऑफर कर सकते हैं. अगेन वेरी बेसिक, इसमें आपको अपने WPT के अंदर जब आप हॉब्स को कवर करते हैं, चाहे आप इग्नू से कर रहे हो, आप ब्रायन नेल्सन से कर रहे हो, हैकर से कर रहे हो, आपको ये हर जगह मिल जाएंगे. जरूरी है आपने ये एक्स्ट्रा स्टडी की हो ऑफ एडिंग दीज 3 रीजंस एंड नॉट जस्ट लिमिटिंग योरसेल्फ टू 1. नेक्स्ट क्वेश्चन वाज अबाउट फूकोस कॉन्सेप्ट ऑफ पावर. कई बार बहुत टफ लगता है बच्चों को, बट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फूको का आइडिया ऑफ पावर. ना सबसे पहले तो आई वुड सजेस्ट कि इंट्रोडक्शन में फॉर सच क्वेश्चंस यू शुड स्टार्ट कि किस तरह से ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो है इसेंशियली कंटेस्टेड है. पावर की क्या क्या वैरायटीज हो सकती हैं, आप बात कर सकते हैं पावर को जब हम एक्सप्लॉयटेटिव या ऑप्रेसिव सेंस में देखते हैं, स्ट्रक्चरल सेंस में देखते हैं, या फिर प्रोडक्टिव सेंस में देखते हैं. ना फूको इसको किस तरह से देखता है, देखिए पावर जो है किसी एक जगह या स्टेट में सेंटर्ड नहीं है, बल्कि डिफ्यूज्ड है अक्रॉस अ नंबर ऑफ माइक्रोसाइट्स, राइट. तो जैसे कि खून कैपिलरीज के अंदर दौड़ता है, वैसे ही पावर अक्रॉस दीज माइक्रोसाइट्स जो है
ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली एक प्रोडक्टिव रोल प्ले कर रही है, आपकी आइडेंटिटी को, आपकी सब्जेक्टिविटी को प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रही है, राइट। सो हु इज नॉर्मल, हु इज नॉट, जेंडर के सेंस में कौन किस तरह का जेंडर है, एंड व्हाट जेंडर इज सॉट टू बी अ नॉर्मल जेंडर एंड व्हाट इजंट, ये सब क्या है, दिस इज ऑल अ प्रोडक्शन ऑफ पावर। तो यहां पे आपने ये एलिमेंट्स ऑफ डिस्कोर्स, राइट, जिसको हम रेजीम्स ऑफ ट्रुथ बुलाते हैं, कि ये ट्रुथ जो है हर जगह बनाई जा रही है, एंड दिस इज पावर एट वर्क, इन सारे पॉइंट्स को आपने मेंशन करने थे। अगेन एक्सटेंसिवली कवर्ड इन आवर लेक्चर्स। अगेन अगर आप ओपी गौबा के अंदर भी पावर देख लेंगे, या फिर अगर आप इग्नू के नोट्स को भी पिकअप कर लेते हैं, वहां पे भी फूको का जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से कराया गया है। बट अगेन ये जो एग्जाम्पल्स हैं, ये जो वैरायटीज हैं, किस तरह से आपने अपनी आंसर के अंदर ये सब वर्ड्स फ्रेजेस डालने हैं, रिजीम ऑफ ट्रूथ हो गया, डिस्कोर्स हो गया, मेटा पावर हो गया, गवर्नमेंटालिटी हो गया, माइक्रोसाइट्स हो गया, प्रोडक्टिव नेचर हो गया, इन चीजों को याद रखना जरूरी है। अगेन क्योंकि स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड है, अंडरस्टैंडिंग होना भी जरूरी है, जो कि हमने एक्सटेंसिवली कवर कराया था अपने लेक्चर्स में। नेक्स्ट अप, अगेन आई वुड सजेस्ट अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ऑन डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो हम बात करते हैं डिक्लाइन एंड देन रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी की भी। तो मिड जो 20th सेंचुरी है, तब से हम डेथ या डिक्लाइन की बात कर देते हैं। दो काउंटरिंग ओपिनियंस आती है, एक आती है पॉजिटिविस्ट से, जो कि कहते हैं देखिए एक्सटेंसिव हिस्टोरिसिज्म जो था, मॉरल रिलेटिविज्म जो था, इसके कारण पॉलिटिकल थ्योरी की डिक्लाइन हो गई। वहीं ऑन दी अदर हैंड जो काउंटरिंग एक्सपीरियंस है, पीपल लाइक जर्मीनो हो गए या फिर स्ट्राउस हो गए, ये कहते हैं ओवर्ट साइंटिसिज्म तो था, इसके कारण डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी आया। तो इसके ऊपर आपने थोड़ी काम करना है। देन ऑब्वियसली यू कैन पॉइंट आउट टुवर्ड्स हाउ दे अंडरस्टूड दैट द वे टुवर्ड्स रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, बिकॉज पॉलिटिकल थ्योरी का काम क्या है, सोशल क्राइसिस को रिजॉल्व करना, सोशल चेंज ला पाना। तो हमें एक मिडिल पाथ जो है उसको फॉलो करना है, एंड इसी के करते हुए एंड ऑफ 20th आपके जो सेंचुरी है, और पर्टिकुलरली 1970s तक दोबारा एक असेंडेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी शुरू हो गई थी विद द वर्क्स ऑफ पीपल स्पेशली लाइक अरेंट हो गए, हर्बर्ट मर्क्यूज हो गए, थियोडोर एडोर्नो हो गए, जॉन रॉल्स हो गए, नोजिक हो गए, इन सब के काम के साथ। अगेन एक्सटेंसिवली कवर्ड किस तरह से डिक्लाइन आता है, क्या इसके रीजंस थे, ईस्टर्न के जो मल्टीपल रीजंस फॉर डिक्लाइन है वो यहाँ पे हमने बताए हुए हैं, जर्मीनो के जो थे, स्ट्राउस के जो थे, उनके ऊपर हमने बात की हुई है, एंड देन रिवाइवल कैसे होता है, जो कि आपने इंट्रोडक्शन में मेंशन करना है, दैट हैड आल्सो बीन टॉक्ड अपॉन। नेक्स्ट अप नाउ वी कम टू द लेंथी क्वेश्चंस। अब ये जो है जैसे कि मैंने बताया था, मोर एनालिटिकल क्वेश्चन विच रिक्वायर्स इंटरलिंकेजेस एंड आल्सो अ लॉट ऑफ कंटेम्पररी एग्जांपल्स, क्योंकि क्वेश्चन ही खुद बोल रहा था सक्सेस ऑफ कंटेम्पररी डेमोक्रेसी जो है लाइज इन स्टेट लिमिटिंग इट्स ओन पावर। स्टेट ने याद रखना है अपनी बाउंड्रीज को लिमिट करके रखनी है अपनी पावर, अगर वो जेन्युइनली डेमोक्रेसी को जो है थ्राइव होते हुए देखना चाहते हैं। एंड पॉलिटिकल थ्योरी में इनफैक्ट हम ये बात कर सकते हैं कि पहले से इस चीज को पता हुआ है, राइट, बहुत सारे लोगों ने इसकी बात की है। जब हम बात करते हैं थिंग्स लाइक सेपरेशन ऑफ पावर्स ऑल्सो, राइट, सेपरेशन ऑफ पावर्स ऑल्सो, ऐसे कॉन्सेप्ट्स की भी क्यों जरूरत पड़ी थी, सो एज टू लिमिट पावर। तो ये कोई एक कंटेम्पररी इशू नहीं है, बल्कि कितने टाइम पहले से इसकी बात की जा रही है। तो यहां पे हम ये बात कर सकते हैं कि अगेन डेमोक्रेसी जो है क्या है, इसेंशियली कंटेस्टेड है, पर एट द सेम टाइम वी आल्सो रियलाइज कि सिर्फ प्रोसीजरल डेमोक्रेसी तक ये कॉन्सेप्ट नहीं जोड़ा है, बल्कि इसको हमने सब्सटैंटिव बनाना है। एंड सब्सटैंटिव बनाने के लिए आइडियाज ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, लिमिटेड गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। एंड जब जब स्टेट्स इन सेट बाउंड्रीज को, इन सेट कॉन्सेप्ट्स को ट्रांसग्रेस करते हैं, डेमोक्रेसी कम्स इन डेंजर। यू कैन गिव कंटेम्पररी एग्जांपल्स आल्सो। आप एग्जांपल दे सकते हैं डेमोक्रेसी इंडेक्स का, किस तरह से वो बता रहे हैं कि सैमुअल पी हंटिंगटन ने, आपको याद होगा हंटिंगटन की वेव्स ऑफ डेमोक्रेसी, कि जब वेव ऑफ डेमोक्रेसी आती है एक रिसीडिंग वेव भी आती है। किस तरह से हम बात कर रहे हैं कि विद द राइज ऑफ अथॉरिटेरियन और दीज हाइब्रिड और फ्लॉड डेमोक्रेसीज, डेमोक्रेसी इज इन डेंजर, क्योंकि स्टेट की पावर जो है यूबिक्विटस होती जा रही है, ओमनी प्रेजेंट होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, विच इज लीडिंग टू प्रॉब्लम्स विद डेमोक्रेसी। तो अगर हमने इसकी सर्वाइवल को इंश्योर करना है, हमें स्टेट की पावर को लिमिट करना पड़ेगा। कैसे?
जो मैंने कॉन्सेप्ट्स बताए थे, सेपरेशन ऑफ पावर्स को मेंटेन करके, इंडिपेंडेंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस लाइक इलेक्शन कमीशन, जुडिशरी को मेंटेन करके, इंश्योर करके एक थ्राइविंग मीडिया को, इंश्योर करके अवेयर सिटीजन्स को, तो डेमोक्रेसी के लिए एंड स्टेट पावर को लिमिटेड रखने के लिए एक एक्टिव सिविल सोसाइटी, डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी जो है उसकी भी जरूरत है। तो इन सारी चीजों को आपने इस आंसर के अंदर मेंशन करना था, राइट। अगेन समथिंग विच वी हैड covered in great detail not just in our lectures but also हमने current affairs में भी कराया था। current affairs में भी we had talked about the decline of democracy, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में चल रहा था, and current affairs के lectures में भी हमने इस टॉपिक को बहुत extensively cover किया था, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही keywords को mention करना प्लस करंट रिपोर्ट्स को देना, एग्जाम्पल्स को देना। आप एग्जाम्पल्स दे सकते हैं टर्की जैसे कंट्रीज को, इंडिया के अंदर जो डिबेट्स चल रही हैं उसको लेके आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, इंडोनेशिया को लेके, यूएस के अंदर जो ट्रंप के अंडर फिनोमेना आया था उसको लेके, जो रशिया के अंदर चल रहा है उसका आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स के साथ आपने अपने आंसर को सब्सटैंशिएट करना है थ्योरेटिकल नोशंस डालने के। Then आता है, again I would suggest this was a good question, a straightforward but a question जहां पे आपने सारे जो पॉइंट्स है उनको लिस्ट आउट करना है कि रॉल्स का आइडिया ऑफ लिबरल सेल्फ जो है इसको बहुत इंडिविजुअलिस्टिक माना जाता है। एक्सप्लेन कीजिए कीपिंग इन माइंड द कम्युनिटेरियन क्रिटिक ऑफ रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। ना फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहले तो आपने समझाना है कि रॉल्स का ये लिबरल सेल्फ है क्या। बेसिकली एक जॉनथन मैटरसन की जो है थीसिस है इस पे, पूरा बहुत बढ़िया थीसिस था, ऑक्सफोर्ड द्वारा छापा भी गया है, राइट। एंड अगर आपने वो भी नहीं पढ़ा, इट्स नॉट नेसेसरी टू रीड दैट, अगर आपने गौबा पढ़ी है या फिर आपने इग्नू के नोट्स जो है उनको ढंग से प्रिपेयर किया है, अपने नोट्स पढ़े हैं, अगर आप ऑब्वियसली हमारी क्लासेस में थे या फिर आपने कुछ भी क्लासेस अटेंड की हो, कम्युनिटेरियन क्रिटिक आई थिंक वन ऑफ द बेसिक एलिमेंट्स है जो कि कराया जाता है ना। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट जो कि आपने यहाँ पे मेंशन करनी जरूरी है कि रॉल्स का ये लिबरल इंडिविजुअलिस्टिक सेल्फ था कौन। हमें पता है कि रॉल्स अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस बनाने के लिए ओरिजिनल पोजिशन के अंदर कुछ इंडिविजुअल्स जो है उन्हें लेके चलते हैं, और ये इंडिविजुअल्स कौन है, ये फ्री है विद इक्वल मॉरल बीइंग्स, बट इनको कोई आइडिया नहीं है कि ये कौन से ग्रुप को, कम्युनिटी को, क्लास को बिलोंग करते हैं। तो बहुत ही डिसएम्बॉडीड इंडिविजुअल्स हैं। इनफैक्ट इनको क्या बुलाया जाता है कि इन्होंने अपने इंडिविजुअल्स को मोल्ड किया है ऑन द कांटियन शेल। तो अगर आप ऐसे कुछ फ्रेजेस ड्रॉप कर देते हैं ना, योर आंसर विल स्टैंड अपार्ट फ्रॉम अदर आंसर्स। ठीक है, अब कम्युनिटेरियन क्रिटिक जो है बहुत सारे स्कॉलर्स द्वारा आता है। पीपल लाइक जेराल्ड डॉपलेल्ट जो है ये कहते हैं कि ये जो इंडिविजुअलिस्टिक सेल्फ है बहुत ही ज्यादा दूर है, और इंडिविजुअल एक सेंस ऑफ मॉरली रॉन्ग एंड राइट नहीं कंसीव कर सकता विदाउट अंडरस्टैंडिंग वेयर द पर्सन इज कमिंग फ्रॉम। सिमिलरली ऐसे ही चार्ल्स टेलर ने भी इस इंडिविजुअलिस्टिक सेल्फ को बहुत एब्स्ट्रैक्ट बुलाया था। माइकल सैंडल जो है इसको डिसएम्बॉडीड बुलाते हैं कि देखिए हम सब एम्बेडेड हैं अपने इन्वायरमेंट में, अपने सोशल कल्चरल ग्रुपिंग में, उसके बियॉन्ड हमारी समझ जो है एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इसी के ऊपर काम किया था इवन एलिस्टेयर मैकिंटायर ने, जहां पे वो रॉल्स को क्रिटिसाइज करते हैं कि आप कल्चरल डिफरेंसेस को मद्देनजर नहीं रख रहे हैं व्हेन कमिंग अप विद योर थ्योरी ऑफ जस्टिस, जिसको आप यूनिवर्सल बुलाना चाहते हैं। यहाँ पे आप वॉल्जर को भी मेंशन कर सकते हैं जो इसी बेसिस पे कहते हैं कि गिवन द कल्चरल डिफरेंसेस, गिवन द कम्युनिटी बेस्ड डिफरेंसेस जिनमें हम सब इतने एम्बेडेड हैं, एक यूनिवर्सल आइडिया ऑफ फेयरनेस, एक यूनिवर्सल आइडिया ऑफ जस्टिस जो है नहीं आ सकता। इंस्टेड हमें क्या चाहिए, हमें कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी का जो आइडिया है उसे कंस्ट्रक्ट करना है। In conclusion, I think not just with the criticism, you should have also provided कि किस तरह से रॉल्स ने रेक्टिफिकेशन प्रोवाइड की। तो उनका जो वर्क था पॉलिटिकल लिबरलिज्म, उसके अंदर उन्होंने किस तरह से कम्युनिटेरियन जो क्रिटिक है उसको आंसर किया, उसके चलते हुए अपनी थ्योरी में क्या क्या ट्वीक्स लाए, क्या क्या चेंजेस लाए, किस तरह से उन्होंने बोला कि अच्छा जो मेरी थ्योरी है मे बी इट पर्टेन्स टू सर्टन काइंड्स ऑफ सोसाइटीज, पर्टिकुलरली जो पॉलिटिकल लिबरल हैं, जो कैपिटलिस्ट हैं, जो डेमोक्रेटिक है, शायद उनको ये ज्यादा सूट करता है रादर देन क्लेमिंग कि ये यूनिवर्सली जो है
वैलिड है, राइट। एंड दिस इज समथिंग जो कि हमने इन डिटेल, नॉट जस्ट द ब्रॉड कम्युनिटेरियन क्रिटिक बट कम्युनिटेरियन क्रिटिक के जो स्कॉलर्स हैं उनकी एक एक आर्ग्यूमेंट्स को हमने यहाँ पे कवर कराया था। रॉल्स का जो रिस्पॉन्स है उसे भी इन डिटेल जो है हमारे लेक्चर्स के अंदर कवर कराया था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, सुनने में क्वेश्चन थोड़ा टफ हो सकता है बट एक्चुअल में नहीं है, एंड दैट इज आई से रेगुलर आंसर राइटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है सो दैट यू आर एबल टू ब्रेक डाउन द क्वेश्चन। तो सीमिंगली जो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन लगते हैं ना, जब आप उनको तोड़ेंगे और समझेंगे यू विल अंडरस्टैंड कि अरे ये उतने ज्यादा टफ नहीं थे। क्वेश्चन क्या कहता है, क्रेडो ऑफ रेलेवेंस इन पोस्ट बिहेवियरलिज्म एडवोकेट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्शन, राइट। बेसिकली ये क्या कह रहे हैं कि जब हम बात कर रहे हैं रेलेवेंस की, पॉलिटिकल साइंस में थ्योरी की रेलेवेंस की, तो पोस्ट बिहेवियरलिज्म में एक्शन, पॉलिटिकल एक्शन के ऊपर स्ट्रेस डाला गया है। इनफैक्ट अगर आपने पोस्ट बिहेवियरलिज्म अच्छे से पढ़ा है, वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दैट इज टॉट इन पोस्ट बिहेवियरलिज्म, पहली चीज तो कि हम पहले ट्रेडिशनल अप्रोचेस से बिहेवियरलिज्म आया, बिहेवियरलिज्म के बाद पोस्ट बिहेवियरलिज्म क्यों आया, क्योंकि देयर वर सर्टेन शॉर्टकमिंग्स विद इन बिहेवियरलिज्म, उसी को करेक्ट करने के लिए पोस्ट बिहेवियरलिज्म आया। एंड इसीलिए पोस्ट बिहेवियरलिज्म ने किस चीज पे स्ट्रेस की थी कि रेलेवेंस एंड एक्शन, दोनों चीजों की हमें जरूरत है। रेलेवेंट होना चाहिए टू दी ऑन गोइंग सिचुएशन जो कि एग्जिस्ट करता है, तो हमने रिसर्च करनी है, इनफ डेटा इकट्ठा करना है, बट सिर्फ टेक्निक्स एंड टूल्स पे फोकस नहीं करना, हमें ऑल्सो एक्शन लाना है। बिकॉज आखिरकार पॉलिटिकल साइंस का मोटिव क्या है, किसी भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट का काम क्या है, जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स है उनको रिजॉल्व करना, ठीक है, उनका जो है सोल्यूशन ढूंढना, जो एग्जिस्टिंग क्राइसिस है उन्हें रेक्टिफाई करना। एंड यही चीज इस आंसर के अंदर आपने डिपिक्ट करनी थी, इसी के ऊपर जो है आपने फोकस करना था। अगेन दिस वाज एम्फसाइज्ड अपॉन, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने बात की थी रेलेवेंस की, एक्शन की, किस तरह से एक्शन को जो है हमने इंश्योर करना है टू एक्चुअली डील विद पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, राइट। यहाँ पे इस पोस्ट बिहेवियरलिज्म के एक्शन के साथ साथ किस तरह से बाकी चीजों ने भी यहाँ पे अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, सब्सटेंस का, सोशल चेंज किस तरह से जरूरी है, तो स्टेटस क्वेस नहीं बल्कि चेंज ओरिएंटेशन जरूरी है, एंड वैल्यूज हमें इस करेक्ट पाथ के ऊपर लेके जाएंगी, सोशल क्राइसिस के साथ डील करना सिखाएंगी, एंड दैट इज व्हाई पॉलिटिकल एक्शन टू रीशेप सोसाइटी एंड क्रिएट अ डिजायरेबल सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन जो है ये जरूरी है, राइट। अगेन समथिंग जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली लेक्चर्स में कवर्ड था। नेक्स्ट अप क्वेश्चन था ऑन फासिज्म। Fascism displays an ambivalent stance towards parliamentary democracy. अब फासिज्म हमने पढ़ा होता है, बट अब ये क्वेश्चन देख के हम बोलेंगे अरे ये बोल क्या रहे हैं, ब्रेक इट डाउन। बेसिकली क्या करें कि देखिए फासिज्म जो है एज एन आइडियोलॉजी, इनका एक बहुत ही वेग एटीट्यूड है या वेग रिलेशनशिप है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के साथ। अब इसे हम समझे कैसे, ऑब्वियसली देखिए फासिज्म के बारे में जब भी हम बात करते हैं, पहली चीज हमने क्या पढ़ी है, क्या हमने सुनी होती है कि ये एक कॉन्ग्रुएंट या एक सिस्टमैटिक डॉक्ट्रिन नहीं है, एक हॉच पॉच है ऑफ अ नंबर ऑफ थिंग्स। देयर एंटी कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी ऑल्सो, बट देयर एंटी कम्युनिज्म ऑल्सो। डेमोक्रेसी का ये मिसयूज करके डेमोक्रेसी को ही एक्सटिंग्विश कर देते हैं, राइट। तो बेसिकली इसी तरह का रिलेशनशिप है, राइट। एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के साथ भी ये जो डिलेमा है, ये जो एक वेग रिलेशनशिप है, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है, ये निकल के आता है। क्योंकि देखिए आखिरकार जब हम फासिस्ट लीडर्स को देखते हैं, चाहे हम नाजिज्म को देखें, हम मुसोलिनी को देखें, हम इवन जापान के अंदर ये जो फासिज्म था उसको देखते हैं, ये बढ़ा कैसे था, बड़ा तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ मास अपील एंड मोबिलाइजेशन। हम बोलते हैं हिटलर वाज वोटेड इनटू पावर, राइट। तो इन्होंने यही जो एक मोबोक्रेसी था, यहाँ पे अगेन मैंने यहाँ पे आपको इंटरलिंकेज का पहले हिंट दिया है, एरिस्टोटल का जो एक क्रिटिसिज्म था डेमोक्रेसी का कि किस तरह से इसमें टेंडेंसी टू चेंज इनटू मोबोक्रेसी, दैट वाज एग्जाम्प्लिफाइड इन फासिज्म's misuse of parliamentary democracy. कैप्चरिंग दैट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन मास मोबिलाइजेशन के हम आपके मिसाया हैं, क्योंकि टाइम्स ऑफ अनसर्टेनिटी में पीपल आर लुकिंग फॉर दिस मिसाया, दिस स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडर जो कि उनको रेस्क्यू करेगा। एंड वंस इन पावर, डेमोक्रेसी की जो बेसिक नॉर्म्स है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, उनको एक्सटिंग्विश करके पूरी पावर को कॉन्सेंट्रेट कर देना इनटू द हैंड्स ऑफ एन एलीट ग्रुप, पर्टिकुलरली वन सिंगल लीडर और वन पर्टिकुलर
पार्टी। एंड दैट इज वाई हम कहते हैं कि एक बहुत ही एम्बिवेलेंट या वेग रिलेशनशिप है, बिकॉज फासिज्म केम टू पावर बेस्ड ऑन फैनिंग द फ्लेम्स ऑफ डेमोक्रेसी टेक्निकली और मोबोक्रेसी और विनिंग दिस ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी वाया पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, बट एक बार पावर में आके उसको मिसयूज किया। एंड यहां पे हमने अगेन इसको हम कंटेम्प्रेरी इंटरलिंकेज दें कि देखिए जैसे कि हाना अरेंट कहती है ये एक वन टाइम थिंग नहीं है, ये कभी भी आ सकता है। तो जब जब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का ही मिसयूज करके फासिज्म आया था, एंड तभी अरेंट कहती है कि पॉलिटिकल एक्शन लोगों के द्वारा, लोगों का फोकस ऑन पॉलिटिक्स, एक अवेयरनेस इतनी ज्यादा जरूरी क्यों है, क्योंकि जब ये दोबारा ऐसी टेंडेंसी डेमोक्रेसी में आई, डेमोक्रेसी एक्सटिंग्विश होके दोबारा फासिज्म की तरफ बढ़ जाएगी। अगेन आप कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स दे सकते हैं, आजकल जो चल रहे हैं डेमोक्रेटिक अपहीवल्स हैं, राइज इन अथॉरिटेरियनिज्म जो है, प्रॉब्लम्स ऑफ डेमोक्रेसी जो हैं, उनकी एग्जांपल्स देके आप इस पॉइंट को सब्सटैंशिएट कर सकते थे। अगेन समथिंग जिसके ऊपर हमने काफी ज्यादा लेक्चर्स के अंदर पढ़ाया हुआ था जब हम फासिज्म की बात कर रहे थे, किस तरह से पहले पीपल गेट देम इनटू पावर एंड देन दे मूव टुवर्ड्स दिस एलिटिज्म बाय प्रमोटिंग दिस आइडिया ऑफ उबरमेंश एंड कंसंट्रेशन ऑफ बोथ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर इनटू द हैंड्स ऑफ अ फ्यू। Moving on, next question जो था again interlinkages based and analytical, which said affirmative action policies draw as much strong criticism as strong support. मतलब इनके लिए strong support भी आता है plus इनके लिए criticism भी आता है। Question क्या है? Analyze the statement in context of equality. तो यहां पे इन्होंने एक कॉन्सेप्ट के साथ इसको लिंक भी कर दिया। तो अब हम क्या कहते हैं कि देखिए इक्वालिटी भी क्या है, इसेंशियली कंटेस्टेड कॉन्सेप्ट है। एंड इक्वालिटी के भी जो है हम बहुत सारे डिफरेंट वैरायटीज देख सकते हैं। ठीक है, जब हम देखते हैं पुराने टाइम्स में तो पीपल लाइक एरिस्टोटल ने बात की थी प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी की। ठीक है, कि अगर आप डिजर्विंग है तो आपको उतना मिलेगा, राइट, दैट लाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक, एंड जो अनलाइक है उनको आपने डिफरेंटली ट्रीट करना है। However, over time जैसे जैसे हम contemporary societies की तरफ बढ़े हैं, our idea of equality has changed and we have moved towards ensuring substantive equality so as to ensure justice and liberty. In fact, हम कहते हैं कि अगर हमने complementary relationship between liberty and equality ensure करना है, तो the buckle that binds liberty and equality together towards ensuring justice comes in the form of affirmative action. तो अब अफर्मेटिव एक्शन या डिफरेंशियल ट्रीटमेंट जरूरी क्यों है टू एंश्योर इक्वालिटी? पहले आप बोलेंगे क्यों ये जरूरी है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, राइट, दिस विल लीड टू स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वाली आर्ग्यूमेंट्स, राइट, जेन्युइन इक्वालिटी क्रिएट करने के लिए, एक इक्वल प्लेटफॉर्म इंश्योर करने के लिए जो मार्जिनलाइज्ड हैं या फिर जिन्होंने हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस सही हैं उनको राइट्स इंश्योर करने के लिए। पर एट द सेम टाइम जो सेकंड पार्ट है आपने उस पर भी फोकस करना है कि बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म भी आता है। क्यों? क्योंकि कई बार ये दोनों ही इक्वालिटी एंड लिबर्टी को वायलेट करते हुए देखे जा सकते हैं जब ये दिए गए नॉर्म्स को जो है उसके बियॉन्ड चले जाते हैं। किस तरह से? फॉर एग्जाम्पल विद इन अफर्मेटिव एक्शन वी टॉक अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ सर्टेन ग्रुप्स कॉर्नरिंग द मेजॉरिटी ऑफ बेनिफिट्स, तभी हम सब कोटास की भी बात कर रहे हैं, या फिर कौन से ग्रुप्स डिजर्विंग हैं कौन से ग्रुप्स नॉट डिजर्विंग है। गिवन से आप रीसेंट एग्जांपल्स दे सकते हो ऑफ इवन सर्टेन डोमिनेंट ग्रुप्स डिमांडिंग रिजर्वेशन, राइट, मराठास जैसे कि हो गए, जाट्स हो गए, इनकी तरफ से जो आई है। किस तरह से इसे पॉलिटिसाइजेशन या डिवाइसिव पॉलिसीज की तरह यूज किया जा सकता है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। देन वेरी इंपॉर्टेंटली यू कैन ऑल्सो राइट अबाउट हाउ अफर्मेटिव एक्शन के इतने सालों के यूजेज के बाद भी अक्रॉस अ नंबर ऑफ सोसाइटीज देखा गया है दैट दिस हैजंट जेन्युइनली लेड टू ट्रांसफॉर्मेशन इनटू सब्सटैंटिव इक्वालिटी। ठीक है, तो ये सब चीजें आपने हाईलाइट करनी थी। देन ऑब्वियसली व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड, तो हमने बहुत एक्सटेंसिवली कवर किया था योगेंद्र यादव जी का जो एक मॉडल है कि एफिशिएंसी को भी मद्देनजर रखे, हिस्टोरिकल करेक्शन को भी मद्देनजर रखे, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन जो है उसको भी मद्देनजर रखे। तो इन सब का एक मैट्रिक्स बना के हम अफर्मेटिव पॉलिसीज जो है डिजाइन कर सकते हैं विच कैन लीड टू जेन्युइनली राइज ऑफ इक्वालिटी while not sacrificing liberty as well and ensuring justice in the longer run. Right, now this was something both
प्रो अफर्मेटिव एक्शन एंड क्या प्रॉब्लम्स है, किस तरह से हिंडर कर सकता है इक्वालिटी को, दोनों ही चीजों को हमने लेक्चर्स में एक्सटेंसिवली कवर किया है। नाउ इक्वालिटी आपने पढ़ा होगा, अफर्मेटिव एक्शन आपने पढ़ा होगा, बट ये ऐसे क्वेश्चन है जहां पे दिमाग लगाना पड़ता है, आपको ये ऑटोमेटिकली कई बार नोट्स में या बुक्स में नहीं मिलेंगे, राइट, एंड दैट इज व्हाई आंसर राइटिंग इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, बिकॉज ये आपको ऑन योर फीट कैसे थिंक करके चीजों में कनेक्शंस ड्रॉ करना है वो सिखाएगा, ठीक है। तो ये एक ऐसा ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ इज अबाउट यूरोसेंट्रिसिज्म, जो कि कहता है यूरोसेंट्रिसिज्म इज बोथ द टारगेट एंड मोटिव फोर्स ऑफ द पोस्ट कॉलोनियल पॉलिटिकल थ्योरी। बेसिकली ये क्या कह रहे हैं, ये कह रही है देखिए जो पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी है वो यूरोसेंट्रिसिज्म को टारगेट करती है, उसको हिट करने की, उसको हर्ट करने की कोशिश करती है, पर एट द सेम टाइम how did post-colonialism come into existence? Because of Eurocentrism. So Eurocentrism led to the birth of post-colonialism also, but at the same time post-colonialism as a school of thought also happens to hit back and get rid of Eurocentrism. तो आपने दोनों ही पॉइंट्स को ये सब्सटैंशिएट करना था। अब मोटिव फोर्स किस तरह से आप बता सकते कि देखिए पोस्ट कलोनियलिज्म एज अ स्कूल ऑफ थॉट कौन सी कंट्रीज को अप्लाई करता है, ऐसी कंट्रीज जिनके पास कॉलोनियल एक्सपीरियंस है, यूरोपियन सिविलाइजेशन से जिन जिन कंट्रीज को आके कॉलोनाइज किया, ऑप्रेस किया, एक्सप्लॉइट किया, राइट, क्या इनके वैल्यूज वो वहां पे लेके आए, सो इन द फॉर्म ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन जब आई, इनकाउंटरिंग दैट वेस्टर्न एजुकेशन, इनकाउंटरिंग सर्टेन कॉन्सेप्ट्स लाइक लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जिनको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा था, तब हमें एक रियलाइजेशन हुई ऑफ द काइंड ऑफ ऑपरेशन दैट वी वर अंडरगोइंग, राइट। तो एक यूरोसेंट्रिसिज्म showing us that white man's burden, हम आके तुम्हें रेस्क्यू कर रहे हैं, that made us aware of the kind of oppression that we were going through. In fact, गायत्री स्पिवाक यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट आगे रखती है called worlding. She says when we look at the post-colonial world, when we look at the third world, this entire space itself is constituted by whom? By Europe. By this Eurocentrism, which says Europe, this Anglo-American world is the first world and you guys are the third world. राइट, तो हम ये मोटिव ही कहां से आ रहा है बनने का, आवाज उठाने का, फ्रॉम यूरोसेंट्रिसिज्म। एंड ऑब्वियसली टारगेट भी कौन है, व्हाट आर वी ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ, यूरोसेंट्रिसिज्म ओनली। यहाँ पे अगेन आप स्कॉलर्स की वर्क्स गायत्री स्पिवाक के, होमी भाभा के, फ्रांस फैनन का जो रेचेड ऑफ द अर्थ है, उन सब को यूज कर सकते हैं कि किस तरह से पोस्ट कलोनियलिज्म जो है, जो एक यूरोसेंट्रिक वर्ल्ड है, अंडरस्टैंडिंग है, वैल्यूज है, उस पर हिट बैक करने की कोशिश करता है। तो इन दोनों एस्पेक्ट्स को आपने आंसर करना था। अगेन पोस्ट कलोनियलिज्म एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, कई बार लोग कवर नहीं कराते हैं ढंग से, जरूरी आप इसको कवर कीजिए। अगर आपको ओपी गॉवा में ढंग से नहीं मिलता है, यू कैन रेफर टू इग्नू, नहीं तो आई मेक इट अ पॉइंट हमारी क्लास में टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन पोस्ट कलोनियलिज्म बिकॉज आई अंडरस्टैंड इट्स अ वेरी वेरी टफ टॉपिक, राइट। सो स्टार्टिंग फ्रॉम साइड्स, आइडिया ऑफ ओरिएंट वर्सेस ऑक्सीडेंट, किस तरह से इन्होंने यूरोसेंट्रिसिज्म के ऊपर अटैक किया, टू पूरा इन डेप्थ कवरिंग द आइडिया ऑफ यूरोसेंट्रिसिज्म, हम किस तरह से पोस्ट कलोनियलिज्म इसे काउंटर करता है, हमारे लेक्चर्स में एक्सटेंसिवली कराया गया है। एंड दैट इज द ओनली रीजन ऑफ शोइंग यू दीज पिक्चर्स ऑल्सो, कि जरूरी है चाहे आप हमसे करें कहीं और से करें, बट आपने इनको बहुत थरली कवर करना है, समथिंग दैट वी आर इंश्योरिंग इन आवर क्लासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम आगे हैं लास्ट 3 क्वेश्चंस के ऊपर इन सेक्शन है, राइट। दिस टॉक्स अबाउट बुद्धिस्ट थॉट। ये कहते हैं बुद्धिस्ट थॉट ऑन धम्मा facilitates the emancipation of political action. Explain. Now I would call this an analytical question. On the face of it, it seems easy. Why? syllabus में हमने किया हुआ है बुद्धिस्ट थॉट ऑफ धम्मा, बट ये नहीं पूछा आपको धम्मा क्या है। ये बोल रहे हैं कि ये जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ धम्मा है बुद्धिस्ट थॉट के अंदर, ये पॉलिटिकल एक्शन को इमेंसिपेट कर देता है, आपको ग्रेटर फ्रीडम ऑफ स्पेस फॉर पॉलिटिकल एक्शन दे देता है, जो कि बेसिकली मे बी बाकी स्कूल्स ऑफ थॉट, बाकी एंशिएंट फिलोसॉफिकल स्कूल्स जो है नहीं दे रहे थे। कैसे, ये आपने सब्सटैंशिएट करना है। अगर बस वहां पे बुद्धिज्म और धम्मा लिख के आ गए तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में आई वुड सजेस्ट यही बात करो कि किस तरह से वी ऑब्वियसली टेंड टू लुक एट बुद्धिस्ट स्कूल ऑफ थॉट एज अ रिलीजियस स्कूल और एज अ सोशल स्कूल। कई बार जो उसकी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है उसे नहीं समझ सकते, और इसी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस को कांचा इलाया ने अपने काम में टाइम एंड अगेन जो है पॉइंट आउट किया था दैट बुद्धा वाज नॉट जस्ट अ सोशो रिलीजियस फिलोसोफर, ही वाज अ पॉलिटिकल फिलोसोफर ऑल्सो, एंड दिस कम्स अक्रॉस इन हिज आइडिया ऑफ धम्मा एज वेल, व्हिच टॉक्स अबाउट अपहोल्डिंग सर्टेन
government principles, which talks about getting rid of dukham, end of suffering. Doctrinal बायसेस, प्रेजुडिसेस के ऊपर ये फोकस नहीं कर रहा है, स्टॉन्च हायरार्कीज के ऊपर फोकस नहीं कर रहा है, बट इनके बियॉन्ड जा रहा है, which actually emancipates political action. किंग कहीं से भी आ सकता है, रूलिंग क्लास कहीं से भी आ सकती है, वेरी इंपॉर्टेंटली इमेंसिपेटिंग पॉलिटिकल एक्शन. एट द एंड ऑफ द डे ब्राह्मण जो है कंट्रोल नहीं करेगा व्हाट इज टू बी हैपनिंग, नहीं, चक्रवर्ती ने इंश्योर करना है अपनी सोसाइटी, अपनी प्रजा की खुशी को, योगक्षेमा को. द एम्फेसिस ऑन इंश्योरिंग केयर ऑफ अदर्स, नॉट ऑप्रेसिंग अदर्स और नॉट क्लेमिंग कि हमने हायरार्की जो है कास्ट की उसको मेंटेन करके रखना है, नहीं, ensuring beyond individual freedoms, social freedoms जो है वो मेंटेन की जा सके, पीस इन द लॉन्गर रन जो है, लॉ एंड ऑर्डर जो है मेंटेन किया जा सके, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर फोकस है. एंड बिकॉज धम्मा ने इस पॉलिटिकल एक्शन को इमेंसिपेट किया था, दैट इज व्हाई लीडर्स लाइक B.R. अम्बेडकर इतने ज्यादा जो है इम्पैक्टेड थे इनके द्वारा. तभी उन्होंने बुद्धिज्म की राह अपनाई इन फॉर्मुलेटिंग हिज पॉलिटिकल थॉट एज वेल. इन सारी चीजों के ऊपर आपने अपने आंसर में फोकस करना था. राइट नाउ इनफैक्ट हमने अपनी ये लेक्चर्स में तो कराया ही था, हमने इनफैक्ट बहुत सारे बाकी जगह भी थे जहाँ पे हमने मेंस के अंदर मेंस के क्वेश्चन आंसर क्रैश कोर्स में ये इश्यूज कवर कराए हुए थे. बट यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल और दे दिया, धम्मा इन पॉलिटिकल थॉट, इसकी जो इम्पोर्टेंस थी, किस तरह से ये पॉलिटिकल एक्शन जो है इंडिविजुअल लेवल पे, सोशल लेवल पे हेल्प करता है. और यहाँ पे हमने बुद्धिज्म का भी एग्जाम्पल दिया था बहुत ज्यादा, उसको भी हमने एक्सटेंसिवली कवर कराया था. Next question now, J.S. Milka, which says the legal subordination of one sex to the other is wrong in itself and also one of the chief hindrances to human development. Comment. हमें पता है, हम often J.S. Mill को one of the first feminists जो हैं, one of the first modern feminists जो हैं वो बुलाते हैं. अब उनकी जो किताब है वो ना ही सिर्फ फ्रीडम, इक्वालिटी के ऊपर फोकस करती थी, बट अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर हिम वाज इंश्योरिंग द इमेंसिपेशन ऑफ women. एंड यहाँ पे भी उन्होंने फोकस किया था, नॉट ओनली डज ही से दैट मॉरली तो ये रॉन्ग है ही है, बट ही ऑल्सो पुट्स फॉरवर्ड यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स टू से कि किस तरह से विमेन को सबऑर्डिनेट करके विमेन को तो नुकसान ही हो ही रहा है, बट ओवरऑल हमारी जो पूरी सोसाइटी की डेवलपमेंट है, द काइंड ऑफ बेनिफिट्स दैट वी एज अ सोसाइटी कुड हैव, वी आर लूजिंग आउट ऑन दोज एज वेल. ठीक है कि देखिए फैमिलीज जो हैं, अगर हमारी विमेन जो है उनकी हेल्थ अच्छी होगी, वो एजुकेटेड होंगी, उनके जो है माइंड्स ओपन होंगे, तो हमारी फैमिली के अंदर भी वैसी वैल्यूज परपेचुएट होगी. चिल्ड्रन जो है दे माइट एंड अप स्टडिंग बेटर. सिमिलरली अगर विमेन अपनी पोटेंशियल को कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही हैं, तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है हमारी सोसाइटी की वो भी सफर कर रही है. आप एग्जांपल दीजिए, कंटेम्प्रेरी एग्जांपल दीजिए. आईएलओ की अभी भी रिपोर्ट्स आती हैं कि किस तरह से बाय मिसिंग आउट ऑन इंश्योरिंग पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल लेबर फोर्स, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो सफर कर रही है. एंड इंडिया की इकोनॉमी कितने और ज्यादा राउंड ग्रो कर सकती है अगर फीमेल की जो लेबर पार्टिसिपेशन है इन द लेबर फोर्स उसे बढ़ाया जा सके. आप एग्जांपल्स दे सकते हैं, गिव एग्जांपल्स ऑफ कंट्रीज लाइक बांग्लादेश. हम बात करें बांग्लादेश, जिसको पहले हम अंडर डेवलप कहते थे, डेवलपिंग से वो वन ऑफ द countries with the highest HDI in South Asia बनता जा रहा है. One of the reasons for the same is the active participation of their women in the labor force. Because of the coming in of microcredit and the kind of opportunities in education, health being provided to women, टेक्सटाइल सेक्टर में, गारमेंट सेक्टर में, जहाँ पे बांग्लादेश को बहुत एडवांटेज है, women have become active participants, leading to overall human development and economic growth for the entire कंट्री. ठीक है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, हमने यहाँ पे भी क्या कर दिया, कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स डाल दिए, कुछ इश्यूज जो है उनको हाईलाइट कर दिया, तो ये आपके आंसर को इट विल सेट इट अपार्ट, इंश्योरिंग बेटर मार्क्स फॉर यू. राइट, अगेन समथिंग जो कि हमने एक्सटेंसिवली कवर कराया था. एंड ये जो बाकी फीमेल लेबर फोर्स और इनकी पार्टिसिपेशन को लेके था, हमने इनफैक्ट हमारे पेपर 2 के अंदर कवर कराया था, बट आई रियलाइज दीज आर सर्टेन सेगमेंट्स दैट कैन बी इजीली इंक्लूडेड हियर आल्सो. देयरफॉर इंटरलिंकेजेस आर ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस. पूरे नोट्स को अगर आप अच्छे से पढ़ के इंटरलिंक कर पाए अपने आंसर में, बहुत बेहतरीन मार्क्स जो है वो आ पाएंगे.
Last question of today on Sri Aurobindo. The question says Sri Aurobindo's idea of Swaraj has deep significance in the Indian social, political and cultural history. एनालाइज। इसी आइडिया स्वराज के ऊपर हमने बहुत एक्सटेंसिवली लेक्चर्स कराए थे। इनफैक्ट अगर आप इग्नू से मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट कर रहे हैं वहां पे भी आपको ये मिल जाएगा, जस्ट दैट वहां पे थोड़ी लैंग्वेज टफ है। अब श्री अरबिंदो पॉलिटिकल एंड कल्चरल नेशनलिज्म एंड नेशन बिल्डिंग के सबसे इंपॉर्टेंट थिंकर्स में से एक माना जाते हैं, राइट। किस तरह से वो एक रेवोल्यूशनरी से एक डीप फिलोसफिकल थिंकर बने, और इस डीप फिलोसफिकल थिंकर की उनकी जर्नी में ये जो कल्चरल पॉलिटिकल स्वराज की इंपॉर्टेंस है ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है ना। स्वराज का जो आइडिया है ये कॉन्सेप्चुलाइज करते हैं नॉट जस्ट एज पॉलिटिकल फ्रीडम बट ऑल्सो स्पिरिचुअल एंड कल्चरल फ्रीडम। और ये कहते हैं इंडिया के लिए स्वराज ना ही सिर्फ इंडिया के लिए जरूरी है बट पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए जरूरी है। इंडिया के लिए तो जरूरी है क्योंकि हमारी नेशनल रिजुविनेशन होगी, हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट होगी, जो एक्सप्लॉयटेशन है कॉलोनियलिज्म से उससे हम बचेंगे। बट वेरी इंपॉर्टेंटली दिस विल हेल्प अस रिट्रीव द फिलोसफिकल विजडम ऑफ वेदांतिक फिलॉसफी, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर आवर स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड रिजुविनेशन व्हिच विल लीड टू द बेटरमेंट ऑफ द इंटायर ह्यूमन सिविलाइजेशन। ठीक है, तो इसी चीज को जो इनका आइडिया ऑफ स्वराज था, किस तरह से ये पॉलिटिकल स्वराज के साथ इंटर रिलेट करता है, किस तरह से ये रिलीजियस, कल्चरल एंड सोशल रीजनरेशन के साथ लिंक करता है, कैसे इसे इंश्योर करना है वाया इंटेग्रल योगा और ओपनिंग अप ऑफ आवर सुपर माइंड एंड व्हाट काइंड ऑफ बेनिफिट्स दिस विल लीड टू, वो भी हमने एक्सटेंसिवली कवर कराया था। ये पेपर आपको एक चीज जरूर कहता है, समझाता है कि देखिए सिर्फ रट्टा चढ़ाना नहीं बल्कि डीप अंडरस्टैंडिंग बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक आप इंटरलिंकेजेस नहीं ड्रॉ कर पाएंगे, एग्जाम्पल्स नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जरूरी है अगर आपने मेंस दिए हैं, अगर आपको लग रहा है उतना अच्छा नहीं हुआ, पहली चीज तो डोंट कम टू कंक्लूजन्स, यू नेवर अंडरस्टैंड, यू नेवर रियलाइज, बट जरूरी है आप अपनी एक्सटेंसिव तैयारी फॉर द नेक्स्ट टाइम पहले ही शुरू कर दे। डोंट लीव एनीथिंग अप टू चांस। हो गया तो ब्रिलियंट, नहीं हुआ बाय एनी चांस तो दूसरा मौका मत खोइए। तो तीसरी चीज, अगर आप अभी भी बिगिनर है और अभी भी आपने ऑप्शनल की तैयारी शुरू नहीं की है, इट्स स्टिल नॉट लेट। अक्टूबर अभी राउंड द कॉर्नर है, अक्टूबर से लेके जैन तक आप इजीली अपने ऑप्शनल को एक बार कवर कर सकते हैं बिफोर आप देन जैन एंड फेब में इनफैक्ट पूरा प्रीलिम्स ओरिएंटेशन जो है वो अडॉप्ट कर लो, राइट। फेब मिड फेब एंड से, राइट, पूरा प्रीलिम्स कर लो, बट एक बार ऑप्शनल जरूर प्रिपेयर कर लो बिफोर सिटिंग फॉर योर प्रीलिम्स। मेंस निकालना विल बिकम मच इजियर, लाइफ विल बी मच मोर सिंपलर, बिकॉज सिर्फ मेंस तक हमने पहुंचना नहीं है, हमने फाइनल रैंक लाना है। और अगर आपको लगता है वी कैन हेल्प यू इन दिस रिगार्ड, तो ओनली फ्रॉम 12,000 ऑनवर्ड्स हमारे पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के जो कोर्सेज है शुरू हो रहे हैं। ऑलरेडी वी हैव क्रिएटेड अ नंबर ऑफ टॉपर्स, हमने बहुत सारे टॉपर टॉक्स इंक्लूडिंग विद रैंक 64 जो है अनिरुद्ध के साथ हमने की थी। आप जाके उनके आंसर की जो मैंने वीडियोस डाली थी प्लीज वो देखिए, जिससे आपको समझ में आएगा कि बढ़िया तैयारी कैसे करते हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल फ्रॉम मी टुडे। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग स्लीपी क्लासेस। अगली वीडियो के अंदर हम पेपर 1 का सेक्शन बी जो है एक्सटेंसिवली कवर करेंगे।